क्वालिटेटिव एनालिसिस फॉर सेकेंड ए ग्रुप। सेकेंड ए ग्रुप के रेडिकल्स को हमने यहाँ किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है उसके बारे में ये डिस्कशन है। मैं आपके साथ हूँ सौरभ मुक्तिबोध। चलते हैं हम इस वीडियो में आगे। इसके पहले हमने फर्स्ट ग्रुप के रेडिकल्स को पढ़ा था और अब हम सेकेंड ग्रुप पे जा रहे हैं, फर्स्ट ग्रुप के फिल्ट्रेट से। Some sulfides can be cleverly and selectively precipitated by H2S in dilute acidic medium, and that forms the basis of precipitation with H2S in presence of dilute HCl. This is a punchline to the separation and identification of second group radicals. यहाँ ये बताया गया है कि हम H2S जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इससे हम कुछ रेडिकल्स को सल्फाइड्स के फॉर्म में प्रेसिपिटेट करवाते हैं, जबकि डाइल्यूट HCl एक मीडियम है जो कि रिलेटिवली इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। सो इस तरीके से इट कंट्रोल्स अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन, दैट वी से द कॉमन आयन इफेक्ट। तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से सल्फाइड आयन के कॉन्सेंट्रेट को रेगुलेट करने में, उसके कॉन्सेंट्रेट को उतना ही उत्पन्न करने में जितना ये जो रेडिकल सेकेंड ग्रुप के हैं उसमें मदद मिलती है। सो दिस इज अ की टू द प्रॉब्लम ऑफ सेकेंड ग्रुप रेडिकल्स। जहां तक हमने देखा है कि सेकेंड ग्रुप के रेडिकल्स हैं मरकरी, लेड, बिस्मथ, कॉपर, कैडमियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टिन अपने पांचवें और तीसरे स्टेट पर, और आर्सेनिक और टिन जो है +2 और +4 स्टेट पर। +4 इज मोर कोवेलेंट, ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड। तो ये रेडिकल्स की अलग अलग रेंज है और इन रेडिकल्स में जो हमने इनको ग्रुप में बांटा है, तो सेकंड को भी हमने दो भागों में बांटा है। पहले भाग में हमने ए ग्रुप रखा है और दूसरे भाग में बी ग्रुप रखा है। तो ग्रुप जो रिएजेंट है उसका, जैसे मैंने अभी आपसे बताया कि HCl की उपस्थिति में H2S वीक इलेक्ट्रोलाइट है, HCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। इट प्रोड्यूसेस H+ ions in a large quantity and suppresses the concentration of sulfide just enough to cause the precipitation of second group radicals. So what are the group A radicals? They are mercury 2+, lead 2+, bismuth 3+, copper 2+, cadmium 2+. Second A के radicals हैं। Second B के है arsenic +3+5, antimony +3+5 and tin +2+4. When we are writing in the Roman numeral, it indicates a large covalent character in their particular compounds. तो ये रेडिकल्स हैं और इन रेडिकल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम जिस तरीके को अपनाते हैं और वो तरीका कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले हम फिल्ट्रेट लेते हैं फर्स्ट ग्रुप का। हम वहाँ क्लोराइड को आइडेंटिफाई कर चुके थे, छान के हमने वहाँ फर्स्ट ग्रुप के रेडिकल्स थे लेड, सिल्वर, मरकरी, उनको हमने अलग कर दिया। वह मर्क्यूरस आयन थे, उनको अलग कर दिया। यहाँ पर भी लेड आयन है। लेड आयन को 2 बार क्यों रखा गया है? बिकॉज उसकी एक डेफिनेट सॉल्युबिलिटी है। वो सेकंड ग्रुप में भी थोड़ा बहुत पानी में डिसॉल्व होकर आगे बढ़ जाएगा और वहाँ तकलीफ देगा, इसलिए सेकंड में भी वापस लेड को रखा गया है। करेंगे क्या? फिल्ट्रेट को लेंगे, थोड़ा सा गर्म करेंगे हल्का सा, ताकि दानेदार ग्रैनुअल प्रेसिपिटेट्स जनरेट हों। उसमें बाद उसमें H2S मिलाएंगे तो प्रेसिपिटेट्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सल्फाइड्स वुड बी जनरेटेड, और जब वो जनरेट हो जाएंगे तो हमको प्रेसिपिटेट मिलना चालू हो जाएंगे। कैसे प्रेसिपिटेट मिलते हैं? लेट्स सी। फॉर ग्रुप ए, मरकरी ब्लैक, लेड आल्सो ब्लैक, बिस्मथ इज आल्सो ब्लैकिश, somewhat brownish, copper is also blackish brownish, and cadmium is yellow in color, we understand. As far as the group B radicals are concerned, arsenic in all the states gives beautiful yellow precipitate. Antimony is famous for its wonderful orange color precipitates, and tin gives yellow precipitates. So this is the color. Now once you know about the color, we can be sure about many things, but if there are mixture of radicals, then it would be not easy to find out which radical is present. If there are black precipitates which may overlap with yellow precipitates, and resultant would not give any idea. So we'll have to selectively one by one identify the radicals, but the color gives some clue. Now as we move on to the separation of second A and second B, the only reagent that does it is yellow ammonium sulfide.
Now that is the reagent. Yellow ammonium sulfide is formed when H2S is poured, or H2 is passed into an ammonium hydroxide solution for a long time. It forms a saturated solution that becomes a yellow ammonium sulfide solution. Now this solution dissolves the precipitate of second group, that is the B group, and it only the second A group radicals remains in the form of precipitates there in the solution. So second A group is a residual form, and second B is a solution form, clear form, filtrate form, and you need to simply filter them, and the filtrate would give the second B, and the residue would be corresponding to second A radicals. So that's a very simple thing. Yellow ammonium sulfide. In absence of yellow ammonium sulfide, sometimes you can use sodium hydroxide also for such separation, because we believe that arsenic, antimony and tin, they have got some amphoteric behavior. So these radicals may be soluble in sodium hydroxide. That's it. So now let us work on the online scheme of identifying these radicals. अब यहाँ एक के बाद एक मैं बता रहा हूँ कि हम कैसे इसी ऑर्डर में रेडिकल्स को लेते हैं, इसलिए आप जरा ध्यान रखें कि रेडिकल्स को आइडेंटिफाई करने का ऑर्डर क्या है। इसी तरीके से इसी क्रम में हम चलते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सबसे पहले हम मरकरी को आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि मरकरी जो है, ये जो मरकरी का सल्फाइड है, ये 50% नाइट्रिक एसिड में घुल जाएगा। तो अगर सभी प्रेसिपिटेट को हम 50% नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व करने की कोशिश करें, तो केवल मरकरी जो है, only mercury would remain insoluble in here, and while the rest of the lead, bismuth, copper and cadmium would remain in the solution. So mercury can be filtered off and can be removed. Once we do it with mercury, mercury is gone now. Now we are left with lead, bismuth, copper and cadmium. What you have to do is separate the lead radical by adding dilute sulfuric acid to it. If you add dilute sulfuric acid to it, or ammonium sulfate in any form of sulfate ions, if they are given, you get white precipitate of lead sulfate, while bismuth, copper, cadmium still remains in the solution. तो लेड जो है वो अवक्षेपित हो जाएगा, सफेद अवक्षेप के रूप में बाहर आ जाएगा। बिस्मथ, कॉपर और कैडमियम सल्फेट के साथ कोई प्रेसिपिटेट नहीं देंगे, वो सॉल्यूशन स्टेट में रहेंगे। इसलिए अब हमारा दूसरा काम हो गया कि हमने मरकरी को अलग कर दिया, अब हमने इसके बाद लेड को अलग कर दिया। अब हमारे सामने जो स्कीम है उसमें है बिस्मथ, कॉपर और कैडमियम। अब 3 रेडिकल बचे। अब इन 3 रेडिकल्स को कैसे आइडेंटिफाई करें? बहुत आसान है। एड excess of ammonium hydroxide, excess of liquor ammonia, excess of ammonium. Now if you do it, bismuth hydroxide, BiOH whole thrice white precipitates are formed, while copper and cadmium forms amine complex and they remain in solution state. तो यदि कॉपर का और कैडमियम जो है वो सॉल्यूशन स्टेट में ही रहेगा, बिस्मथ का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। आप उसको कोशिश कीजिए, फाइंड स्कीम लगाइए, कोई पर्टिकुलर टेस्ट लगाइए, बिस्मथ को आइडेंटिफाई कीजिए। अब हमारे पास में स्कीम है, मरकरी हो गया 50% नाइट्रिक एसिड में इनसॉल्युबल, लेड सल्फेट के रूप में बाहर निकल गया, बिस्मथ ने हाइड्रोक्साइड के रूप में प्रेसिपिटेट दे दिए, कॉपर और कैडमियम अभी सॉल्यूशन स्टेट पर है। तो अब हमारे को इन्हीं के बारे में सोचना है। लेकिन इसमें 2 समस्या है कि यदि कॉपर और कैडमियम साथ में हों तो हमको इनके आइडेंटिफिकेशन में कठिनाई हो सकती है। तो मैं यहाँ 3 केसेस उत्पन्न होती हुई देख रहा हूँ। पहली संभावना है कि दोनों ही कॉपर और कैडमियम उपस्थित हैं, केवल कॉपर प्रेजेंट है या केवल कैडमियम प्रेजेंट है। तो इस संभावना को रूल आउट करने के लिए भी हमारे पास स्ट्रेटेजी है। वो स्ट्रेटेजी क्या है, चलिए जरा देखते हैं उस स्ट्रेटेजी की ओर। हमारी स्ट्रेटेजी ये है कि मरकरी, लेड, बिस्मथ, कॉपर और कैडमियम में, चूंकि हम कॉपर और कैडमियम की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करने वाले हैं कि यदि केवल कॉपर प्रेजेंट है तो सॉल्यूशन तो जाहिर है वो नीले रंग का हो जाएगा। सॉल्यूशन विल बी ब्लू, डीप ब्लू, एंड जो कैडमियम है वो अभी सॉल्यूशन स्टेट में रहेगा। यदि कॉपर और कैडमियम दोनों ही साथ में उपस्थित हों, अगर अकेला कैडमियम है तो जाहिर है कि कॉपर का नीला रंग दिखाई नहीं दे रहा है, तो जो बच्चा कैडमियम, अगर उसमें हम H2S पास कर दें तो कैडमियम के सल्फाइड बनेगा और वो येलो रंग का है। हमने देखा है पीले प्रेसिपिटेट हैं, तो कैडमियम पहचान में आ जाएगा। लेकिन मुश्किल तब होती है जब दोनों ही साथ में हों, और उसके पास भी हमारे लिए एक स्ट्रेटेजी है, एक पॉलिसी है, एक तरीका है, और वो ये है कि हम पोटेशियम साइनाइड
को यहाँ यूज करें, बिकॉज दिस इज गोइंग टू हेल्प अस इन मेनी वेज। होगा क्या कि कॉपर और कैडमियम पोटेशियम साइनाइड के साथ जब हम ट्रीट करते हैं, तो हालांकि पोटेशियम साइनाइड एक डेंजरस एलिमेंट है, डेंजरस केमिकल है, जनरली नॉट यूज इन लेबोरेटरीज। तो पोटेशियम साइनाइड के इस्तेमाल से होना ये वाला है कि हमको जो स्टेबल कॉम्प्लेक्स मिलेगा कॉपर का और कैडमियम का, लेकिन कॉपर +2 का जो कॉम्प्लेक्स है हमको जो है कॉपर +1 में कन्वर्ट करेगा। तो होगा उससे ये कि जो सॉल्यूशन का ब्लू कलर है वो KCN ड्रॉप बाय ड्रॉप मिलाने से उसका ब्लू कलर चला जाएगा, क्योंकि कॉपर +2 कॉपर +1 में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब बचेगा कैडमियम का कॉम्प्लेक्स, तो वो कैडमियम का कॉम्प्लेक्स जो है, कैडमियम का साइनाइड कॉम्प्लेक्स बचेगा हमारे पास में, जो कि कलरलेस रहेगा। अगर हम उसको एसिडिफाई करें और उसके अंदर हम H2S पास करें, तो उसके येलो प्रेसिपिटेट हमको दिखाई देंगे। तो ये हमारे पास स्कीम है। ये स्कीम में एक के बाद एक हम रेडिकल्स को एलिमिनेट करते हैं। पहले मरकरी नाइट्रिक एसिड में नहीं घुला, लेड बचा, लेड को सल्फ्यूरिक एसिड से सल्फेट के रूप में अलग कर दिया। बिस्मथ बचा, बिस्मथ को हाइड्रोक्साइड के रूप में कन्वर्ट कर दिया। और कॉपर और कैडमियम के लिए हमने पोटेशियम साइनाइड की स्कीम लगाई, यदि वो दोनों साथ में उपस्थित हैं तो अभी के लिए मैं इतना रोकता हूँ। इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा अगले वीडियो में, पार्ट 2 वाले में। अभी तक आपने जो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।